अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक अनासिर की दौरी जमात बंदी। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक सबक नंबर 2 पेपर फर्स्ट का हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है, जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें एक है सबसे पहले तो फिज़िक्स, दूसरा है बायोलॉजी और तीसरा है केमिस्ट्री। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपका दूसरा सबक है अनासिर की दौरी जमात बंदी, तो ये सबक केमिस्ट्री से यानी कि कीमिया से रिलेटेड है। इस टॉपिक में आपको जो स्टडी करना है, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करना है, जैसे कि किस तरह से अनासिर को जमात बंदी की गई, इस जमात बंदी को जो है कौन कौन से साइंसदान ने अपने किस अंदाज में इसे किया और इनका तरीक़ा कैसा था। ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, एक के बाद एक। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास बताई गई है अनासिर की जमात बंदी। इसका इंट्रोडक्शन उसने यहाँ पर दिया, तारुफ उसने क्या बताया कि गुज़िश्ता जमातों में आप पढ़ चुके हैं कि एक अनासिर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। फ़िलहाल हमें 118 अनासिर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी है। हम जानते हैं कि अभी तक 118 अनासिर जो है दरियाफ्त किए गए हैं, जिन्हें 3 जमातों में तकसीम किया गया है, जिसे धात, अधात और धातनुमा के नाम से हम जानते हैं, इनकी खुसूसियत के बिना पर। अलबत्ता 18वीं सदी ईस्वी के अख्तिताम तक सिर्फ 30 अनासिर का इल्म हासिल था। 18वीं सदी ईस्वी तक सिर्फ हमें 30 अनासिर के बारे में ही मालूमात थी। वक्त के साथ साथ मज़ीद अनासिर दरियाफ्त जारी रही और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया अनासिर की दरियाफ्त होती गई। इन अनासिर की खुसूसियात से मुताल्लिक़ कसीर मालूमात हासिल होती गई। इतने ज़्यादा अनासिर का मुताल्ला आसान और सहल हो जाएगा, इसलिए साइंसदानों ने अनासिर से मुताल्लिक़ मालूमात और खुसूसियात में ताल्लुक़ ढूंढने की कोशिश शुरू की। अब देखिए, 118 अनासिर की अगर हम ख़ासियत या ख़ूबियाँ उसके पढ़ने लगे तो हमें बहुत वक्त ज़ाया होगा। इसलिए साइंसदान ने क्या किए कि ऐसे अनासिर जो यकसा खुसूसियत रखते हैं, जिनमें एक यकसा खुसूसियत पाई जाती है, उन्हें एक जमात में रखा और जिनमें अलग खुसूसियत पाई जाती है उन्हें दूसरी जमात में रखा। तो इस तरह से इनकी जमात बंदी शुरू हुई। आप जानते हैं कि इब्तिदा में अनासिर धात और अधात में जमात बंदी की गई। हम जानते हैं कि पहले शुरुआत किससे हुई? धात और अधात से, यानी कि ऐसे अनासिर जो चमकने की खासियत रखते हैं उन्हें हम धात कहते हैं। जो जितने भी अनासिर थे उसमें से जो चमकने की खासियत रखते थे उन्हें धात में रखा गया, और वो अनासिर जिसमें चमक नहीं पाई जाती थी उन्हें अधात की कैटेगरी में रखा गया। तो इस तरह से जमात बंदी की शुरुआत हुई। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, 8वीं में ही हम धात अधात इस टॉपिक के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। उसी को थोड़ा सा आपको 10th स्टैंडर्ड में दोबारा से बताया गया है। बाद में इन अनासिर की एक जमात धातनुमा भी बनाई गई। धातनुमा हम किसे कहते हैं? ऐसे अनासिर जिनमें धात और अधात दोनों की खासियत पाई जाती है, यानी कि कुछ खासियत धात की पाई जाती है तो कुछ खासियत अधात की पाई जाती है, उन्हें हम धातनुमा कहते हैं। अनासिर और उनकी खुसूसियत से मालूमात में इजाफ़ा होने के साथ ही मुख्तलिफ़ साइंसदान जमात बंदी के दीगर तरीक़ों की तलाश में सरगर्दा हो गए। अब देखिए, जैसे जैसे अनासिर की खुसूसियत मालूम होती गई वैसे वैसे इनकी जमात बंदी की जाने लगी, जिसमें बहुत सारे साइंसदान सामने आए। जैसे कि हमारे सिलेबस को 3 बताए गए हैं साइंसदान, जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूबे-राइनर के बारे में। सबसे पहले आप हमारे इस सबक के अंदर हमको जो साइंसदान बताए गए हैं जिसकी स्टडी हमें करना है, वो उसमें एक है दूबे-राइनर, दूसरा है न्यूलैंड और तीसरा है मेंडलीव, और चौथा जो है हेनरी मोज़ले। उसका जो है सबसे काबिल साइंसदान था और बहुत ही ज़्यादा कामयाब। उसने ही पूरी तरह से तमाम अनासिर की जमात बंदी करने में वो बहुत आसानी से कामयाब रहा, और आज हम उसी की गई जमात बंदी को फॉलो करते हैं। चलिए देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले दूबे-राइनर की तसलीस। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, दूबे-राइनर की तसलीस इस टॉपिक के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हॉट क्वेश्चन में भी शुमार होता है।
हॉट क्वेश्चन यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। 5 मार्क के लिए भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क के लिए भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क के लिए भी और 1 मार्क के लिए भी। हर साल एक अलग अंदाज में, अलग शक्ल में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। पिछले साल भी इसके ऊपर सवालात पूछे जा चुके हैं। चलिए देखिए, दुबे राइनर की तसलीस यानी कि 3 को हम कहते हैं। अब उसने अपने इस क़ानून में, अपने इस लॉ में उसने क्या बात बताने की कोशिश की थी, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें, जैसे कि आपकी दरसी किताब में बताया गया है, 1817 में जर्मन साइंसदान दुबे राइनर ने अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी औज़ान के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। क्या बताया उसने कि दुबे राइनर ने अनासिर की खुसूसियत और उसके जौहरी वज़न, इन दोनों के दरमियान उसने क्या किया, अपने इस क़ानून में ताल्लुक़ बताया। अब वो कैसे बताया, हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यकसा कीमियाई खुसूसियत रखने वाले 3 अनासिर का ग्रोह बनाया, जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं। उसने क्या किया कि ऐसे 3 अनासिर जिनकी यकसा खुसूसियत है, मतलब कि तीनों भी धात है या तीनों भी अधात है या तीनों भी धातनुमा है, इस तरह से 3 अनासिर जिनकी खुसूसियत कैसी हो, यकसा हो, उन्हें एक एक ग्रुप में रखा। इसके बाद इसने, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जैसे कि आप देखेंगे Li जो अलामत है लिथियम की, Na अलामत है सोडियम की और K अलामत है पोटेशियम की। अब देखिए इसके आगे क्या बताया, और ख़ास तौर से ये तीनों भी धात है। अब इसके बाद उन्होंने यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3 अनासिर के ग्रुप बनाए, जिन्हें दुबे राइनर की तसलीस कहते हैं। देखिए दुबे राइनर की तसलीस से क्या मुराद है कि यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3 अनासिर का ग्रुप क्या कहलाएगा, दुबे राइनर की तसलीस। एक तसलीस में 3 अनासिर और उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रख कर बताया कि दरमियानी उनसर का, अब देखिए इसके क़ानून में क्या बात बताया उसने कि 3 अनासिर का जो ग्रोथ था, उन्हें उनकी जौहरी वज़न को चढ़ती तरतीब में रखा, और उसने ये बताया कि दरमियानी उनसर के जौहरी कमियत दिगर 2 अनासिर के जौहरी कमियत का औसत है। यानी कि जैसा मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, सामने ही आपके है स्क्रीन पर, आप देखेंगे जैसे कि आपके पास इस तसलीस के अंदर आप यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, हम ये 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे तीनों की खासियत एक है, इसलिए उसने क्या किया, उनको एक ग्रुप में रखा। अब एक ग्रुप में रखने के बाद वो यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर हम देखें तो लिथियम का जौहरी वज़न 6.9 है, और इन तीनों में बीच का कौन सा उनसर है, सोडियम है। तो वो क्या बता रहा, पहले और आखिरी उनसर के जौहरी वज़न का औसत क्या होगा, जो औसत, जो मिडल रखा गया है, जो बीच में है उनसर, उस उनसर के जौहरी वज़न के बराबर होगा। अब कैसा, जैसा मिसाल के तौर पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का जौहरी वज़न है 6.9, जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल में, जमा, और यहाँ पर पोटेशियम का जौहरी वज़न ले लेंगे, वो क्या है 39.1। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, इन दोनों के मजमे को हम 2 से तकसीम करेंगे। अगर 6.9 जमा 39.1, अगर हम इनको जमा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, देखिए अगर हम इनका मजमुआ अगर हम देखें, जमा अगर हम करते हैं 6.9 जमा 39.1, तो हमारा जवाब आएगा 46.0। अब 46.0 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, और 23 जो है सोडियम का जौहरी वज़न है। तो उसने यही बात बताया कि अगर 3 अनासिर जो यकसा खासियत वाले अगर हम लेते हैं और इनके अगर जौहरी वज़न के चढ़ती तरतीब में इन्हें रखा गया, तो पहले और आखिरी उनसर के जौहरी वज़न के का जो औसत होगा, वो बीच वाले जो उनसर होगा उसका वो जौहरी वज़न होगा। ये दुबे राइनर के तसलीस, इस क़ानून के अंदर ये बात बताई गई थी, और इस बिना पर उसने ये टेबल एक चार्ट के ज़रिए उसे प्रूफ किया। यहाँ पर ये टेबल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताई गई हैं, जिसके अंदर पहली मिसाल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की है। इसी तरह से मज़ीद 2 मिसालें आपके सामने हैं।
آپ چاہیں تو اسے دوبارہ سے کیلکولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اندر جو بتایا گیا ہے اس قانون کے حساب سے اس کا جوہری وزن وہی ہوگا کیا. اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ پوری طرح سے اصل جوہری کمیت بھی بتائی گئی ہے کہ اس کی کتنی ہے اور ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کتنی ہوگی. اس طرح سے دوبے رائنر کی تثلیث یہاں پر بتایا گیا ہے. اس کے آگے ایک بتایا گیا ہے نیولینڈ مسمن کا کلیہ. نیولینڈ ایک سائنسداں تھا جس نے مسمن کا کلیہ یہاں کہ انگلش میں جسے ہم کہیں گے نیولینڈس لا آف آکٹیوز. یہاں پر اس نے جو اپنا قانون بتایا، اپنا جو نظریہ اس نے پیش کیا، نظریہ کچھ تھوڑا سا عجیب و غریب. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیقی کے جیسے 7 سر ہوتے ہیں، سا رے گا ما پا دھا نی سا. اس نے اس سے اس کی مشابہت کی. اس نے یہ بتایا کہ جس طرح سے موسیقی کے 7 سروں میں سے پہلا اور آخری سر یکساں ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر عناصر کو ان کی جوہری وزن کی چڑھتی ترتیب میں رکھا جائے تو پہلے عنصر کی خاصیت اور 8ویں عنصر کی خاصیت دونوں بھی یکساں ہی ہوگی. اس نے اپنے اس قانون کو جو ہے اس طرح سے مشابہت دی اور اس نے اپنے اس قانون کو اس طرح سے پیش کیا کہ پہلے نیولینڈ نے یکسانیت کا موازنہ کیا یہاں پر، اور اس نے یہاں پر 7 سروں کا اگزامپل دے کر بتایا، اور اس بنا پر اس نے یہ ٹیبل یعنی کہ یہ چارٹ بتایا. آپ دیکھیں گے یہ ٹیبل آپ کے ٹیکسٹ بک پر میں موجود ہے. جیسے کہ اس میں اگر ہم اگزامپل دیکھیں، ہائیڈروجن لیتھیم Li، بیریلیم Be، بورون B، کاربن C، نائٹروجن N، آکسیجن O، فلورین F، سوڈیم Na، میگنیشیم Mg. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے کیا بتایا کہ پہلے عنصر کی اور 8ویں عنصر کی خاصیت کیسی رہے گی، یکساں رہے گی، ایک جیسی رہے گی. اب تھوڑا سا ایک اگزامپل ہم لے لیں ہائیڈروجن کا. اگر ہم ہائیڈروجن کو پہلا عنصر اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیے اس ٹیبل کے اندر کہ 8واں عنصر کون سا ہوگا. اگر ہائیڈروجن دھات ہے تو اس کا 8واں عنصر بھی کیا ہوگا، دھات ہی ہوگا. اور اگر مان لیجئے کہ پہلا عنصر اگر ادھات ہے تو اس کا 8واں عنصر بھی ادھات ہی ہوگا. اس طرح سے اس نے اپنے اس قانون کو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ قانون صرف کیلشیم تک ہی صحیح رہا. اس کے بعد جو تھا یہ قانون پوری طرح سے اس کے فٹ نہیں ہو پا رہا تھا آگے کے پورے عناصر کے لیے. جب اس نے اپنا یہ قانون بتایا تب تک صرف 56 عناصر کی دریافت ہو چکی تھی. اس کے بعد کیلشیم کے آگے جتنے بھی عناصر تھے وہ عناصر اس کے اس قانون کو پوری طرح سے اوبے نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے اس قانون کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. سب سے پہلے دوبے رائنر نے کوشش کی، دوبے رائنر کی بھی اس کوشش تھوڑی سی ناکام رہی. اس کے بعد دوبے رائنر کی بھی یہ کوشش ناکام رہی کچھ عناصر کے بعد. اس کے بعد نیولینڈ کوشش کی، یہ بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں رہی. اور اس کے بعد ایک نیا سائنسداں مینڈلیو، اس نے اپنا ایک الگ نظریہ بتایا. وہ کس طرح سے نظریہ اس نے پیش کیا اس کو ہم آگے دیکھیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.